हेलो डियर, आज का वीडियो नंबर 55 नंबर का वीडियो नंबर है और आप लोग देखेंगे समझेंगे काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा एमसीक्यू लाया हूँ और डेली शाम में 6 बजे आपके प्रैक्टिस के लिए लाता हूँ। ठीक है, हर एक प्रकार के मैं प्रश्न कराता हूँ, मीडियम से लेकर हाई तक, ताकि एग्ज़ाम में आपसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। समझ गए? चलिए देखिए, कहता है इंडियन लूनेसी एक्ट जो है कब आया। ठीक है, 1908, 1912, 1916, 1919। तो इंडियन लूनेसी एक्ट, इसे ILA भी कहा जाता है शॉर्ट में। ऑप्शन नंबर बी 1912 में। ठीक है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट किस सन में आया। तो इंडियन मेंटल हेल्थ कब आया एक्ट जो है 1980, 1977, 1987, 1979। 1987 इज द राइट आंसर। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। डिफेंस मैकेनिज्म जिसे मनोरचनाएं कहते हैं, यह सर्वप्रथम किसने दिया। बिनेट 1944, फ्रायड 1904, JF ब्राउन 1940, मिलर 1932। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रायड 1904 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है फॉरेंसिक साइकेट्रिक में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, फॉरेंसिक साइकेट्री में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका। साइकेट्रिक पेशेंट से संबंधित एडमिशन प्रोसेस का, साइकेट्रिक पेशेंट से संबंधित जो है डिस्थोरी प्रोसेस का, साइकेट्रिक पेशेंट से संबंधित और लीगल प्रोसेस का। तो देखिए फॉरेंसिक साइकेट्रिक जो होता है उसमें एडमिशन प्रोसेस, डिस्थोरी प्रोसेस और लीगल प्रोसेस सबका अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे है यहाँ पे प्रसिद्ध कवि कालिदास, जो कि जीवन की शुरुआत में अज्ञानी थे, परंतु जब उसे इस दोष के लिए लज्जित होना पड़ा तो वह विश्व का महान कवि बन गया। वह जो है क्या मतलब कंपेजेशन, सब्लिमेशन, रेशनलाइजेशन या सबस्टेशन क्या है। ये सब क्या है आपको पता है, ये सब क्या है। ये सब एक प्रकार का मैकेनिज्म है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे वाक्य बनाया गया है कि कालिदास एक प्रसिद्ध जो कवि थे, पहले स्टार्टिंग में अज्ञानी थे, बाद में जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो, वो ज्ञानी हो गए। तो ठीक है, तो जब वो लज्जित हुए ज्ञानी बनने, और उससे पहले लज्जित हुए, लज्जित क्यों हुए, अज्ञानी के कारण, तो वह एक प्रकार का क्या था। ठीक है, कंपेंसेशन था, सब्लिमेशन था, रेशनलाइजेशन था, सब्स्टिट्यूशन था। तो ऑप्शन ए कंपेंसेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पा सका हो, नर्सिंग में एडमिशन लेता है। ठीक है, मतलब मान गए नीट का एग्ज़ाम दिए, बार बार नीट में असफल हो गए, नहीं निकला, तो नीट के जगह अगर नीट क्यों लेता है आदमी, डॉक्टर बनने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो जो है नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है, अगर मेडिकल फील्ड में जाना ही है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कंपेजेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन और यहाँ पे देख लीजिए रेशनलाइजेशन। तो देखिए जब कोई काम ना हो और उस काम के जगह पर कोई दूसरा जो है आप काम को पकड़ लेते हैं, तो उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन, और यह एक प्रकार का क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे निम्न में से कौन सा पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है पॉजिटिव, दो प्रकार के मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें से कह रहा है पॉजिटिव कौन सा नहीं है, मतलब सब के सब निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। रेशनलाइजेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, अनडूइंग। तो ऑप्शन नंबर सी सप्रेशन जो है यह आपका पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है, बाकी जो है सब के सब पॉजिटिव है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, एक माँ द्वारा अपने बेटे द्वारा की गई गलतियों को नहीं मानना कौन सा मेंटल मैकेनिज्म का उदाहरण है। यानी एक माँ द्वारा अपने बेटे द्वारा की गई गलतियों को नहीं मानना, मतलब एक माँ है, उसके बच्चे कोई गलती कर दिए, कोई आके कंप्लेन किया, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को गलतियों को नहीं स्वीकार कर रही है, नहीं मान रही है, वो बोल रही है नहीं मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह किस प्रकार का मैकेनिज्म का उदाहरण है, अनडूइंग, ठीक है, रिप्रेशन, डेनियल और सब्लिमेशन। डेनियल में क्या होता है, जानबूझ के इनकार कर देना, हम जान रहे हैं कि बच्चा गलती किया है लेकिन हम फिर भी इनकार कर रहे हैं, इनकार कर दिया स्पष्ट। तो बेसिकली मेंटल मैकेनिज्म डेनियल में किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से इनकार कर देना, भले ही वो चीज़ें सही हो लेकिन इनकार कर देना, ये होता है डेनियल, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, किस तरह के रोगाणुओं को मारने के लिए डिसइंफेक्शन उपयुक्त होता है। ठीक है ना,
किस तरह के रोगाणुओं को मारने के लिए डिसइंफेक्शन उपयुक्त होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, उपरोक्त सभी। देखिए, डिसइंफेक्ट सबके लिए होता है, लेकिन एक बात समझिए, डिसइंफेक्ट जो है आपको पूर्ण तरीका से नष्ट नहीं करता है, ठीक है? तो होता तो ये सबके लिए है, लेकिन ये जड़ से ख़त्म नहीं करता है, एक बात ध्यान दीजिएगा। स्टरलाइजेशन जो होता है ये जड़ से ख़त्म करता है, ठीक है? आगे है, कौन सा तरीका वायरसों को मारने के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? बिजली की रोशनी, उच्च तापमान, केमिकल से, रेडिएशन से। तो मैं बता दूं, वायरस को मारने के लिए सबसे प्रभावी इफेक्टिव रेडिएशन होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उच्च तापमान स्टरलाइजेशन के लिए समान रूप से कितने डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 100 डिग्री, 121 डिग्री, 150 डिग्री और 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समान तौर पर हम लोग जानते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम लोग ऑटो जो है यहाँ पे मैं बता दूँ उपयोग करते हैं स्टरलाइजेशन में, ठीक है? ये हाई टेम्परेचर है। कौन सा डिसइंफेक्ट जल से पानी को पीने योग्य बनाता है? यानी जल से पानी को पीने योग्य बनाता है कौन सा डिसइंफेक्ट मेथड? क्लोरीन, इथेनॉल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो कोई डिसइंफेक्ट करता नहीं है, इथेनॉल नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन पीने योग्य बनाता है पानी को, ठीक है? आगे है, सिरिंज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किसके द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाता है? देखिए, सिरिंज होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये सब नुकीला है, और नुकीले चीज़ों को हम लोग किससे डिसइंफेक्ट करते हैं? ऑटोक्लेव, केमिकल, रेडिएशन, सनलाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑटोक्लेव, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑटोक्लेविंग में संक्रमण पदार्थ को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर डिसइंफेक्ट किया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 190 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर होता है 120 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? ऑप्शन बी। आगे है यहाँ पे, कार्डियल कैथेटर को किस माध्यम से डिसइंफेक्ट करते हैं? तो मैंने कई बार पढ़ा रखा है कि कैथेटर जो भी हो, सेवलॉन से, विनॉल से, एथाइल ऑक्साइड से, सीडेक्स सॉल्यूशन से। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है? याद रखिएगा। आगे है, सोते समय स्लीप टाइम पल्स रेट कितनी तक हो सकती है? तो स्लीप टाइम पल्स रेट कितनी तक हो सकती है? 10 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट, 40 प्रति मिनट, 100 प्रति मिनट, ठीक है? तो आपको इसको राइट आंसर कमेंट करके इसका जो है बताना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, नब्ज की प्रबलता को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? यानी स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, पल्स की जो मजबूती है, जो प्रबलता है, कितनी जो है श्रेणी में विभाजित किया गया है? 3, 5, 7, 9। तो राइट आंसर 5, ठीक है? याद रखिएगा। यदि पल्स अब्सेंट है तो उसकी प्रबलता की ग्रेड होगी, यानी जब प्रबल होगा तो उसका ग्रेड होगा 5 तक, ठीक है? 5 भागों में विभाजित है। लेकिन अगर पल्स अब्सेंट है, अनुपस्थित है, नाड़ी नब्ज अगर अनुपस्थित है तो उसका प्रबलता किस ग्रेड में होगा? 0, 1, 2, 3। तो ऑप्शन होगा 0, जब अब्सेंट है तो 0, ठीक है? आगे है, इनमें से कौन सा अवस्था में समान अधिक आदत होता है? इनमें से कौन सा अवस्था में समान अधिक आदत होता है? ठीक है ना? ठीक है, इनमें से कौन सा अवस्था में समान, एक समान अधिक जो है आपको आदत जो है व्यक्ति को होता है? ठीक है, सुपाइन, क्लोडिंग, पार्श्व, फाउलर। तो सबसे जो अधिक आदत होता है सुपाइन का होता है, ठीक है? आगे है, देख लीजिए, इनमें से किसके निमोनिया होने की संभावना भविष्य में अधिक होता है? आयु 18 से 25, आयु 25 से 35, आयु 35 से 45 और आयु जिनका 60 से कम हो। तो राइट आंसर डी, जिनका 60 से आयु जो है आपका, मैं बता दूं, सॉरी, आयु जिनका 60 से ज़्यादा हो, समझ लीजिए 60 से ज़्यादा हो, इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा, या तो बच्चे को या बूढ़े को, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे है, यहाँ पे कहता है, सीडोमोनास निमोनिया में कफ का रंग कैसा होता है? सीडोमिनास निमोनिया होता है, उसमें कफ का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, गुलाबी, हरा, PW। तो राइट आंसर हरा, ठीक है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे कहता है, निमोनिया के लिए आवश्यक जांच क्या है? मूत्र परीक्षण, ब्रोंकोस्कोपी, CT स्कैन और चेस्ट एक्सरे। तो राइट आंसर चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है, 24 घंटे में माँ को अपने बच्चे को कम से कम कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? तो 6 से 8 बार, 8 से 10 बार, सॉरी 6 से 10 बार, 8 से 10 बार, 8 से 12 बार। तो 24 घंटे में 8 से 10 बार कम से कम जो है कराना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। आगे है, शिशु होने पर
स्तनपान पर्याप्त माना जाता है। ठीक है, 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब करता है। ठीक है, दूध पिलाने के बाद 2 से 3 घंटे सोता है, पर्याप्त रूप से वजन बढ़ता है, उपरोक्त में से सभी। तो शिशु होने पर स्तनपान पर्याप्त माना जाता है कब? जब बच्चा आराम से 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब करता है, दूध पिलाने के बाद 2 से 3 घंटे आराम करता है, पर्याप्त वजन बढ़ता रहता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा पर्याप्त स्तनपान के लिए। ठीक है, अब जिसको पर्याप्त स्तनपान, पर्याप्त मिल्क होगा ही नहीं तो बच्चे को क्या वो पिलाएगी? फटे होठ क्लेफ्ट लिप से नवजात शिशु में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रभावित होती है? यानी अगर बच्चे का ओठ फटा हुआ है तो उसमें कौन सा चीज़ ज़्यादा प्रभावित होगा? सक्शन, चूसना, निगलना, श्वसन, चेहरे की अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर सी, चूसना, चूँकि पकड़ में आएगा ही नहीं कोई चीज़ जिसको वो चूसना चाहेगा, तो पकड़ में नहीं आएगा तो ये ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, आगे है, माता पिता को पूरक आहार शुरू करने की सलाह कब दी जाती है? 5, 6, 3, 8, 6 महीने, सबको पता है। ठीक है, आगे है, निपल में दर्द होने के कारणों में शामिल क्या है? बच्चे के स्तन से गलत लगाव, साबुन और पानी से बार बार धोना, निपल का फंगल संक्रमण, उपरोक्त सभी। देखिए, निपल में दर्द होने के कारणों में शामिल है कि बच्चा का स्तन से गलत लगाव होना यानी गलत पकड़ होना, बार बार साबुन से पानी से धोना, निपल का संक्रमण, तो ये सब होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। एम्बू बैग का पूर्ण रूप क्या है? कृत्रिम मैनुअल ब्रीडिंग यूनिट। ठीक है, अग्रिम सामग्री बैग, एयर बे मैनुअल ब्रीडिंग यूनिट, एयर मार्क्स। ठीक है, सांस इकाई। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बच्चे द्वारा अनयूजुअल अभोज्य पदार्थ खाना क्या कहलाता है? ठीक है, बच्चे द्वारा अनयूजुअल जो यूज का नहीं है और उससे जो है खाना क्या कहलाता है? जैसे खाने वाला पदार्थ नहीं है फिर भी बच्चा उसे खा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? टेम्पर टेंट्रम, इसे PICA, पाइका, एनकोप्रेसिस टिक। ठीक है, तो राइट आंसर बी, पाइका। इन्फेंट की उम्र कितने वर्ष तक होती है? 7 दिन, 1 महीने, ठीक है, 1 वर्ष और 28 दिन। 28 दिन शिशु का होता है, नवजात का। 1 महीने होता है आपका किसका? 1 महीने किसका होता है? कमेंट कीजिए। और राइट आंसर होगा इन्फेंट जो होता है वह आपका होता है 1 वर्ष का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जन्म पर सामान्यतः बच्चे का वजन कितना होता है? जन्म पर बच्चे का सामान्यतः वजन कितना होता है? 2 किलो, 2.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। तो राइट आंसर 2.5 से 3 केजी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, जन्म पर सिर का परिमाप वक्ष से कितना ज़्यादा होता है? जन्म जब बच्चा लेता है तो उसका जो सिर का परिमाप होता है उसके चेस्ट वक्ष से कितना ज़्यादा होता है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 2.5 सेंटीमीटर। तो जो बच्चे के जन्म के समय जो सिर का परिमाप होता है ना, वक्ष से 1.5 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, 10 वर्ष पर बच्चे का वजन जन्म के वजन से कितना गुना हो जाता है? माय डियर, 10 वर्ष का जो बच्चा है और जो जन्म के समय जो वजन रहा होगा वो 10 वर्ष पर कितना वजन का गुना हो जाएगा जन्म के समय का? 5 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना। तो राइट आंसर 10 गुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस उम्र में शिशु का सिर का नाप वक्ष के बराबर हो जाता है? यानी जन्म के समय तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा रहता है सिर का परिमाप, लेकिन किस उम्र पर बराबर हो जाता है? 5 माह, 8 माह, 12 माह, 15 माह। तो 12 माह 1 साल में सिर और वक्ष दोनों का नाप बराबर हो जाता है। ठीक है, शरीर के भागों का आकार में बढ़ना क्या कहलाता है? शरीर के जो भाग है उसके आकार में बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि, वृद्धि विकास, विकास, उपरोक्त सभी। तो देखिए, वृद्धि, शरीर के भागों का बढ़ना, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान बढ़ना, यह वृद्धि है। विकास होता है बुद्धि का बढ़ना, बुद्धि का विकास होना, सोचना समझना, ये सब विकास होता है। ठीक है, नवजात शिशु के नाल, देख लीजिए, नवजात शिशु के नाल नाभि से लगभग कितनी दूरी पर क्लैंप करते हैं? क्लैंप करते हैं दोनों छोर पर और क्लैंप करने के बाद जो है हम लोग काट देते हैं। ठीक है ना, तो नवजात शिशु के जो नाभि नाल होता है, नाभि से लगभग कितनी दूरी पर क्लैंप करते हैं? ठीक है ना, जैसे देखिए ये नाभि है तो नाभि से कितना दूरी पर जो है हम क्लैंप करेंगे नाल को? 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर 3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है, कह रहा है ईसीटी में प्रयुक्त वोल्टेज में मात्रा कितना होता है। ईसीटी होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। इसमें वोल्टेज कितना होता है 70 से 130 किलोवाट, 70 से 30 वोल्ट, 70 से 130 न्यूटन वोल्ट, 70 से 140 वोल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 70 से 130 वोल्ट होता है, याद रखना है। निम्न में से कौन सी स्थिति में ईसीटी कंट्रा इंडिकेटेड होता है, मतलब किस सिचुएशन में ईसीटी अनिर्देश होता है, नहीं देना चाहिए। एमआई, रीनल कैलकली, हर्निया और मलेरिया। तो राइट आंसर जो है रीनल कैलकली होगा कंट्रा इंडिकेटेड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनडीपीएसए द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस। ठीक है, तो ये जो एनडीपीसीए एक्ट होता है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ लेगा एनडीपीसीए का। तो द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक जो सबस्टांस एक्ट है, यह कब लागू हुआ, 1980, 85, 1990, 1995। तो राइट आंसर 1995 में, याद रखिएगा। ठीक है, आईक्यू मेथड की खोज किसने की थी, क्रेसमर, विलियम स्टर्न, शेल्डन, आर लेविन। तो राइट आंसर विलियम स्टर्न। ठीक है, याद रखिएगा, आईक्यू लेवल की, आईक्यू मेथड की खोज इसने की। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं माय डियर, तो ध्यान 1, 2 और 3 और 4। बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक प्रेरक है। ठीक है, भूख, प्यास, नींद, इच्छा शक्ति। तो जो आपके शरीर से रिलेटेड हो वो जैविक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इच्छा शक्ति जो होता है जैविक प्रेरक है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे संवेग की स्थिति में श्वसन गति में परिवर्तन को नापने का यंत्र कौन सा है। कहता है संवेग की स्थिति में, इमोशनल सिचुएशन में श्वसन की गति में जो परिवर्तन होता है, इसके नापने का यंत्र क्या कहलाता है। माहियोस्कोप, स्पायरोमीटर, स्टेरोस्कोप और नीमोग्राफ। आप लोग देखते हुइएगा, रोते समय, दर्द के समय श्वसन में परिवर्तन आता है, तो उसके लिए स्पायरोमीटर राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, हाइपोथैलेमस निम्न में से किस स्थिति में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हाइपोथैलेमस निम्न में से किस स्थिति में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, संवेग में, तार्किकता में, चिंतन में, सीखने में। तो राइट आंसर चिंतन में। हाइपोथैलेमस चिंतन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज मैंने 40 के आसपास प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको कराया। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सभी प्रकार के, एक लाइन के क्वेश्चन भी होगा जो आपके सोचने पर मजबूर कर देगा, अंदर से लाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, समझिए। ठीक है, डेली मैं लाता रहूँगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।